आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नकली जज की भी है। गुजरात के अहमदाबाद से एक नकली जज को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। दरअसल इल्जाम है कि मोरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम के इस शख्स ने बड़ी ही चालाकी से ये काम किया। शिकायत के मुताबिक वकील मोरिस ने नकली आर्बिट्रेटर बनकर नकली कोर्ट जैसा माहौल बनाया और फिर खुद जज बनकर खुद ही वकील रखकर जमीन के मालिकाना अधिकार के एक मामले में आदेश जारी कर दिए। आरोप है कि इस तरह मोरिस ने आवेदनकर्ता को करोड़ों की जमीन का मालिक बनाने की कोशिश की, जबकि इस मामले में किसी को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त ही नहीं किया गया था। बताया गया कि वो अपने मुवक्किलों को अपने दफ्तर में बुलाता था, जिसे अदालत की तरह डिजाइन किया गया था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जमीन से पानी के साथ गैस भी निकलने लगी, जिससे उसमें आग लग गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वहां बोर खनन का काम हो रहा था। इसी दौरान बोरवेल मशीन कर्मचारियों ने वेल्डिंग शुरू की, तभी आग भड़क उठी, जिसके बाद लोग भागने लगे। हालांकि ये गैस कौन सी है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन पानी के साथ गैस निकलना इलाके में चर्चा का विषय बन गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एक नई पार्टी के प्रमुख ने कसम खाई जो सुर्खियां बन गई। दरअसल राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर का कहना है कि जब तक वो चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक अपने परिवार से नहीं मिलेंगे। वैसे उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। इसी पार्टी ने मुंबई के अंधेरी इलाके से फिल्म अभिनेत्री महक चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हें पार्टी का मुंबई चीफ भी नियुक्त किया गया है। और मैंने बहुत नजदीकी से देखा है लोगों को, और जो झुग्गड़ झोंपड़ी में रह रहे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो महिला हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगार महिलाएं, उनका दर्द मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। तो मैं उस दर्द के साथ में उनके खड़ा होना चाहती हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में अब एक भी पेपर नजर नहीं आएगा। दरअसल विधानसभा को डिजिटल बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई। ग्रीष्मकाल के सत्र में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बताया गया कि साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए वहाँ राज्य सरकार का अपना सिस्टम होगा। सारे स्टेट्स में लगभग हो रहा है और काफी स्टेट्स में हो चुका है। इनफैक्ट हमारे नेबरिंग स्टेट हिमाचल में बहुत साल पहले ही ये कार्य हो चुका है और एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर्स जितने कम यूज होंगे उतना कम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई। यूपी पुलिस ने इसे लेकर वहां पहले बैच को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इसके तहत पुलिस जवानों को महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और पर्यटकों से बातचीत का तौर तरीका सिखाया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में आने वाली महिला श्रद्धालुओं को देखते हुए उनसे व्यवहार और जेंडर संवेदनशीलता का पाठ भी पुलिसकर्मियों को पढ़ाया जा रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर की दम घोटू हवा से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोग गंभीर हालातों से गुजर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है हवा का बिगड़ना। दशहरे के दिन से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। हालात सामान्य होने की जगह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है और वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। राजधानी दिल्ली में अभी न तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और न ही अभी दिवाली गुजरी है। शादी का सीजन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली सुबह सुबह धुंध की चादर में ऐसे लिपटी है मानो यहाँ किसी ने धुआं छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में स्थिति गैस चैम्बर जैसी हो गई है। लिहाजा वायु प्रदूषण ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और सांस से जुड़ी बीमारियों समेत कई बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। आंखों में धूल घुसती रहती है, धुआं घुसता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आंखों से पानी आता रहता है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है इसका।
जिससे लोगों में बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है। बुधवार को राजधानी का औसत AQI 400 के पार चला गया। सबसे ज्यादा गंभीर स्तर जहांगीरपुर में दर्ज हुआ है, जहां AQI 417 जा पहुंचा है। वहीं आनंद विहार में भी AQI 400 के पार है। बरसात का मौसम जैसे ही खत्म हुआ, राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में AQI का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो 300 के पार ज्यादातर इलाकों में AQI रजिस्टर की गई। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं मोदी मिल फ्लाईओवर जो कि साउथ ईस्ट दिल्ली में है, वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ के पेड़ पौधों की हालत देखिए। अब से कुछ दिन पहले ही जब बरसात हो रही थी तो ये पत्तियां चमक रही थी, लेकिन अब इन हर एक पत्ती पर आपको धूल की मोटी मोटी परतें नजर आएंगी। लगभग यही हालत सभी पेड़ पौधों के हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले हरा भरा सा मौसम नजर आ रहा था। एकदम आप देख सकते हैं पेड़ों की क्या हालत हो गई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ज्यादातर लोगों को गले में खराश की शिकायत भी आने लगी है। डॉक्टरों ने फौरन एडवाइजरी जारी किए, लोगों से कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो सुबह के वक्त रनिंग से बचें, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर AQI बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो आनंद विहार का इलाका है, क्योंकि वहां पर AQI जब नॉर्मल दिल्ली में 300 रहती है तो वहां पर 400 से 500 पहुंच जाती है। और अभी अनुमान है कि आने वाले वक्त में जब स्टबल बर्निंग के मामले बढ़ेंगे तो दिल्ली की AQI की हालत और खराब होगी। हालांकि ग्रैब 2 लागू किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 लागू किया, लेकिन हालात गंभीर हो चले हैं। अब दिल्ली सरकार ने यूपी, राजस्थान और हरियाणा से अपील की है कि पड़ोसी राज्य दिल्ली आने वाली डीजल बसों को रोकें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 349 मापा गया, जो बेहद खराब स्थिति है। जैसे जैसे कैमरा घूमेगा आपको पता चलेगा कि दिल्ली में इस वक्त तस्वीर कितनी भयावह होती जा रही है। पूरा इलाका दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट्स में से एक माना जाता है। ITO की तरफ ये सड़क जाती है, धुंध ही धुंध दिखाई देगी आपको। और दाहिने हाथ पे जब कैमरा घूमेगा तो भारत मंडपम का वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, जो हालिया सालों में यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स हुए। और वहां पे आप देखिए स्थिति कैसी है कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो धुंध की चादर से ढका हुआ है। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वहां से भारत मंडपम, मुश्किल से भारत मंडपम का जो दरवाजा है वो 200 मीटर की दूरी पे होगा, और जो मेन कॉम्प्लेक्स है वो 500 मीटर की भी दूरी से कम की दूरी पर होगा। कुल मिलाकर अगर आप इस वक्त लुटियंस दिल्ली में भी हैं, जहां पे ज्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वहां पे भी तस्वीर आपको इसी तरह की दिखाई देगी। धुंध है, इसको कोहरा समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बुधवार की सुबह को 8 बजे तक ही दिल्ली का जो AQI था वो 354 हो गया था, जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। और कई सारे ऐसे इलाके हैं, आनंद विहार, अलीपुर जैसे इलाके, जो या तो 400 के आंकड़े को पार कर गए हैं या 400 के आंकड़े के करीब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिवाली के एक हफ्ते पहले ही दिल्ली वालों के लिए बहुत ही खतरे का समय आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। पहले पुअर कैटेगरी, फिर वेरी पुअर, और अब जो सफर ये तय हो रहा है वो सीवियर कैटेगरी की तरफ हो रहा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR में भी हवा बिगड़ने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा 196, गाजियाबाद 320, नोएडा 304, गुरुग्राम 248 और फरीदाबाद की औसत AQI 181 दर्ज की गई। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। जो मौसम विभाग की सूचना आई है कि अब हवा का रुख जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा का रुख शिफ्ट करने का मतलब यह है कि जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या उसके चारों तरफ जो पराली की घटनाएं हैं, अब उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे ज्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे में सरकार
की तरफ से हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि जिस तरह से विंड स्पीड और डायरेक्शंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो पराली का प्रभाव था धुएं का, वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर और वो बढ़ सकता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच उसके प्रभाव को कम करने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चिन्हित की गई सड़कों को साफ करने की योजना बनाई है और सड़कों की सफाई में प्रदूषण को कम करने के लिए मैकेनिकल या वैक्यूम स्वीपिंग और सड़कों पर पानी का छिड़काव शामिल होगा। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ हवा में रहना लोगों का मूल अधिकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराने के बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रदूषण को लेकर हर साल आदेश पारित होता है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदल रही। इसलिए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अब वक्त आ गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार सेक्शन 15 में संशोधन करे और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए और पंजाब सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर जो फंड मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते में फैसला ले। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है? तो इसकी बड़ी वजहों में खस्ताहाल सड़कें और उड़ने वाली धूल, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और डस्ट, खुले में लकड़ी और कोयले को जलाना, निर्माणाधीन इमारतों से निकलने वाली धूल प्रमुख है। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी हवा की वजह से लोगों की सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। खासतौर से सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे आ रहे हैं। प्रदूषण से सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का खतरा, बुजुर्गों के दिमाग पर बुरा असर, गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत, प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा और त्वचा में रूखापन और जलन की शिकायत हो सकती है। दिल्ली के किस कोने में रहते हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके आस पड़ोस में हवा खराब है और खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्थिति और खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही आउटडोर एक्टिविटी के लिए ये समय ठीक नहीं माना जा रहा है। अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि दिवाली के आसपास जो हवा की गुणवत्ता है वो क्रिटिकल हो सकती है और उस वक्त दिल्ली और इवन कृत्रिम वर्षा जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन दिवाली के 1 हफ्ते पहले ही दिल्ली एनसीआर में हवा खराब होती जा रही है। 350 पे आंकड़ा फिलहाल है और जिस तरह की स्थिति बन रही है हो सकता है आने वाले दिनों में 400 यानी कि सीवियर कैटेगरी में दिल्ली की हवा पहुंच जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जहरीले खतरनाक प्रदूषण से कैसे बचें, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की हवा को 2-3 महीने तक खराब करता रहेगा। लिहाजा जितना हो सके घर के भीतर ही रहें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, हवा साफ करने वाले पौधे लगाएं, फेफड़े सुरक्षित रखने के लिए भाप लें, दिनचर्या में योग को शामिल करें, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं, पीने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर की जहरीले प्रदूषण को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस, पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बनी सहमति। 85 सीटों पर मुहर, बाकी पर बातचीत जारी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। पीएम और जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इसी बैठक में सीमा पर बनी सहमति का भी स्वागत किया गया। पीएम ने सीमा पर शांति और स्थिरता को प्राथमिकता बताया। साथ ही इस बैठक में आपसी सहयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों नेता करीब 5 साल बाद औपचारिक द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। इससे पहले ब्रिक्स के सदस्य देशों ने समिट में हिस्सा लिया। साथ ही ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं।
सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे, जबकि छगन भुजबल येवला सीट से चुनावी मैदान में होंगे। अजित पवार की पार्टी राज्य में बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। व्यापारियों के संगठन कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिवाली की छुट्टी को लेकर बने भ्रम पर एक अपील की। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक खत लिखा और दिवाली का सरकारी अवकाश 31 अक्टूबर को ही घोषित करने की गुजारिश की। इसके अलावा कैट ने देश भर के व्यापारिक संगठनों को भी सर्कुलर भेजकर 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने की सलाह दी। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। दरअसल इस बार वो एक दुकान पर चाय बनाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने वहां अपने हाथों से स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को चाय पिलाई। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच जमशेदपुर में एक ऐसे उम्मीदवार ने भी नामांकन दाखिल किया जो अब तक 14 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 60 साल के मोबिन खान की इच्छा है कि वो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, लेकिन अब तक उन्हें कोई प्रस्तावक नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। इससे पहाड़ों में ठंड और बढ़ गई है। खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले कांग्रेस ने वायनाड में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे। अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए प्रियंका ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वे 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई। उनका ये बयान बीजेपी की उम्मीदवार नव्या हरिदास के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करने में प्रियंका की तुलना वाड्रा भी मौजूद थे। It is now 35 years. I have campaigned for my mother. I have campaigned for my brother. For many of my colleagues, this is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I have faced, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you, I am here to stand by you through thick and thin, I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. वायनाड सीट पर राहुल गांधी बड़े अंतर से दूसरी बार जीते थे, जिन्होंने इस बार रायबरेली सीट चुनकर वायनाड से बहन प्रियंका को दावेदारी का मौका दे दिया। राहुल और प्रियंका ने जनसभा में खुद को वायनाड से जोड़ने की कोशिश की। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament, and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. प्रियंका के नामांकन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। कई दिग्गज नेता पहुंचे और दावा किया कि वायनाड से प्रियंका को कोई हरा नहीं सकता। उनको जब संगठन का काम का अनुभव हुआ तो उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, और जनता की नब्ज को समझने के लिए वो वायनाड से आया। दूसरा प्यार भी था। जीत तो निश्चित है। अब संख्या 23 तारीख को ज्यादा पता लगे, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीत होगी। रायबरेली और अमेठी दोनों का संचालन उन्होंने करती रही हैं, और उसके बाद फिर महामंत्री भी बनी, और सबकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, लोकसभा में पहुंचे, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व वो करे, लोकसभा में आवाज बुलंद हो। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण है आज का।
प्रियंका के नामांकन पर आम आदमी पार्टी ने शुभकामनाएं दी, पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा कि न राहुल यहां से जुड़े थे, न ही प्रियंका जुड़ने वाली हैं। वायनाड के लोगों की भाषा से लेकर भावना तक नहीं समझ पाते। चुनावी राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, उसकी शुरुआत की आज से। मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत के वहां से आए और जो लोकसभा में इस समय तमाम मुद्दे हैं जिन पे आने वाले दिनों में बहुत गंभीर चर्चाएं होनी हैं, तो उसमें हिस्सा लें, चुनाव जीतें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। कहीं से भी गांधी परिवार से कोई भी मेंबर आए, चमचे तो आएंगे ही। ये नेता नहीं है, इनको नेता नहीं कह सकते। एक तो आधे से ज्यादा इनको भाषा नहीं जानते, और अगर इनको लोग जनता जनार्दन से बात करना है तो एक ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि वो लोगों का दुख दर्द समझ नहीं सकते। जब वायनाड जल रहा था, कहां था राहुल गांधी? प्रियंका का मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के सत्यन मोकेरी से है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। वायनाड से चुने जाने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थीं। उसके बाद से वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी यूपी में रायबरेली संसदीय क्षेत्र से सांसद रहेंगे और केरल की वायनाड सीट छोड़ देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। वायनाड से चुने जाने पर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनेंगी और ये भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद में होंगे। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साथ वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा और चुनाव नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच बुधवार को सेंसेक्स 139 अंक लुढ़ककर 80,082 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 37 अंक खसला, ये 24,435 पर पहुंच गया। ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। त्योहारी सीजन में सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में सोना 500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 81,500 रुपए हो गई, जबकि चांदी की कीमत फिर 1,000 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत यहाँ 1,02,000 रुपए हो गई है। भारतीय मूल की पैम कौर HSBC की CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगी। ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी इस कंपनी के 159 सालों के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई महिला इस पद के लिए चुनी गई है। पैम ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पंजाब से की है। फिलहाल वो लंदन में रहती हैं और साल 2013 से ही HSBC से जुड़ी हैं। 60 साल की पैम अगले साल 1 जनवरी से ये जिम्मेदारी संभालेंगी। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। सरकार ने उबले चावल के निर्यात से टैक्स हटा दिया, यानी अब इस चावल के निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले उबले चावल के निर्यात पर 10% टैक्स लगता था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे से जुड़ी एक अहम जानकारी की। भारतीय रेल साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार यात्रियों के निशाने पर रहती है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रेन में सफर के दौरान खान पान का ही है। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, और वो कि भारतीय रेल सवालों के घेरे में उसके बाद पड़ गई है। दरअसल RTI के तहत ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में रेलवे ने बताया है कि कंबलों को महीने में एक बार ही धोया जाता है। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों में यात्रियों को दी जाने वाली चादर और तकिए के कवर हर इस्तेमाल के बाद धोए जाते हैं, जबकि कंबलों को महीने में कम से कम एक बार धोया जाता है। इस जानकारी के सामने आने के बाद इसे यात्रियों की सेहत के साथ धोखा माना जा रहा है और रेलवे पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।
हेल्थ और हाइजीन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये गंदे कंबल सेहत के नजरिए से काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ना धुले जाने पर ये कंबल बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं और कई यात्रियों के इस्तेमाल करने के बाद ये बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं। गंदे कंबल धूल, मिट्टी, गंदगी, बैक्टीरिया और दूसरे एलर्जिक पदार्थों से भर जाते हैं, जिसका सेहत पर बुरा असर होता है और इसकी वजह से स्किन यानी कि त्वचा से जुड़ी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं ये अस्थमा के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जब कोई स्वस्थ यात्री ऐसे गंदे कंबल का इस्तेमाल करता है तो वो भी बीमार हो सकता है। लंबे समय तक ना धुले कंबल यात्रियों के लिए साइनस और सिर दर्द का भी कारण बन सकते हैं। जाहिर है, ट्रेन के एसी कोच में सफर के दौरान दिए जाने वाले कंबल को लेकर सामने आई जानकारी चौंकाने वाली है। इस मुद्दे पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। डेफिनेटली दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर वो धुला नहीं गया है प्रॉपरली या बार बार धुला नहीं जा रहा है तो एक तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है कि उस कंबल को या लिनेन को इसके पहले किसने यूज किया है, उसको किस तरह की समस्याएं थी। अगर वो इन्फेक्टिव चीजें हैं तो वो इन्फेक्शन वायरल हो, बैक्टीरियल हो, जो भी हो, वो उस लिनेन पे या उस चादर पे या उस कंबल पे रहेगा और जो अगला आदमी यूज करेगा तो वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो समस्या एक आदमी को थी वो दूसरे को इस न धुलने के कारण उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा कंबल जैसी चीज अगर बार बार अगर समय से धुली नहीं जाती है या उसका धूल और बाकी चीजें निकलती नहीं है, कंबल में माइट्स होते हैं, जो सब आजकल एलर्जी की समस्याएं बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा समस्या माइट्स से होती है जो इस तरीके की कंबल में, कारपेट में या इस तरह की चीजों में होते हैं। तो वो एलर्जी की प्रॉब्लम उसकी मतलब अगर वो एलर्जी के लिए प्रिडिस्पोज्ड है तो एलर्जी की समस्याएं उसको बढ़ जाएंगी। तो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं और एलर्जिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये दोनों चीजें उसको हो सकती हैं। अगर आप संतुष्ट हैं कि चादर की पैकिंग में मिला है, धुला है, तो कम से कम चादर को ही ऊपर नीचे लगा लें कंबल के अपने। जो कंबल अगर वो ठीक नहीं है या सस्पिशियस है तो उसके ऊपर नीचे लगा लें, ताकि कम से कम आपके रेस्पिरेशन के समय आपके कांटेक्ट में वो कंबल। एसी में आप यात्रा किए होंगे, कंबल और बेडशीट को लेकर क्या अनुभव रहा है? सर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ये है कि जब उनको शिकायत भी करो अटेंडेंट को तो लोग बोलते पीछे से आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं सर, जो है यही लेना पड़ेगा। मोस्टली वो नहीं रहता, यूएसडी बेडशीट देते हैं लोग यहाँ पे। हाँ जी। रेलवे कह रहा है कि लिनेन को हर यूज के बाद धुला जाता है और ब्लैंकेट जो होता है उसको महीने में कम से कम एक बार धुला जाता है। नहीं, ब्लैंकेट का तो ये है कि लगता नहीं है कि धुलता है, हमें नहीं लगता है, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ता है बेडशीट से सर, क्योंकि बेडशीट हमें मुंह पे भी डालनी पड़ती है, उसके तो पीछे हम करके डाल सकते हैं, लेकिन बेडशीट हमेशा धुली नहीं रहती है, हमेशा गंदी मिलती है, कभी सफाई नहीं मिलता है। कभी वो रेयर हो जाता होगा तो हो जाता होगा, नॉर्मली गंदी बेडशीट ही मिलती है। वो लोग सेम यूज बेडशीट को पैकेट में डाल के दे देते थे। कभी कभी तो सही मिलता है और कभी वैसा यूज एंड थ्रो ही दे देते हैं वैसा। और ज्यादातर तो मतलब कंबल वम्बल देते हैं। कंबल तो मान लीजिए बहुत क्वालिटी सही नहीं रहती, धुला हुआ नहीं रहता है। वो इसमें ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग चलते हैं, जहाँ से ट्रेन पकड़ रहे हैं वहाँ से ट्रेन चल रही है, उसमें तो क्लीन मिलता है, बट बीच में जो सवारी आते हैं उनका कंप्लेंट होता है कि बीच में जो सफ़र करते हैं, जैसे सेंट्रल से कहीं से पकड़े, वो उसी चादर को, उसी कंबल को दोबारा जो है यूज करते हैं। कंबल जैसे बोल रहे हैं कि हम एक बार जो है कि धुलाते हैं, उसको कम से कम 2 बार 3 बार करिए, या तो हफ्ते में 1 बार करवाइए। भाई पैसेंजर तो अपना पैसा दे रहा है ना, आप तो फेयर ले रहे हैं ना, पूरा पैसे तो आप पूरा ले रहे हैं, उसमें तो कटौती नहीं हो रहा है ना कि हमारा कंबल का क्लीन नहीं है, बेडशीट क्लीन नहीं है, येलो कवर उधर नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है मेरे समझ से। साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता इसमें। जैसे मान लिया जाए अगर बीच स्टार्टिंग ट्रेन से चढ़ते हैं तो वहाँ रहता है, बाद में वही रीयूज कर देता है, और अगर कोच अटेंडेंट से मांगे तो वो बोलता है कि सर इसी में एडजस्ट कीजिए। चादर उधर तो ठीक ठाक मिलती है, लेकिन कंबल सही नहीं रहता है। हम भी जाते आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सफाई बहुत बढ़िया नहीं है, और ट्रेन की सफाई ठीक है और कंबल वम्बल की सफाई नहीं है। क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मांग है रेलवे से? मांग है कि उसको थोड़ा किया जाए, उन सबों को इस तरह की नहीं, उसको साफ सुथरा रखें कि किसी यात्री को परेशानी न हो, उसमें दुर्गंध न आए, इतना करना चाहिए।
आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे 98 साल की बुजुर्ग इंदुमती सांघवी से। इनकी खासियत ये है कि ये उम्र को अपनी जिंदा दिली से मात दे रही हैं। पिछले दिनों मुंबई में इनकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है, लेकिन इन्हें देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये किसी बड़े दर्द से जूझ रही हैं। इस उम्र में भी ये अपना सारा काम खुद करती हैं। साथ ही खाली समय में गुजराती भजन गाती हैं और क्राफ्टिंग भी करती हैं। इनके परिवार वाले मानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी ऐसी जिंदादिली के साथ चलना अनुशासित जीवन का ही नतीजा है। ये पूरे परिवार के लिए भी एक प्रेरणा है। हमारे साथ 98 साल की बुजुर्ग दादी माँ बैठी हुई हैं, जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है। सबसे पहले हम इनका अंदाज आपको दिखाते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, रहने का नहीं, हंस के देना, वो हंस के जाने हैं भगवान के पास। अच्छा, तो अभी जो है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो लाइफ। ऑपरेशन हो गया आपका अच्छे से? तो ऑपरेशन हो गया, अच्छा हो गया। बहुत ख्याल रखे आपके जो परिवार वाले हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी हैं। मैंने सुना आपका बहुत ख्याल रखा इन लोगों ने। सबने बहुत मुझे समझाया, ये बहुत रखा है। अच्छा। अभी तक रोज का। आप जानते हैं कि आखिर किस चीज का सर्जरी हुआ? हमारे साथ में डॉक्टर मौजूद हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर मेघल संघवी। दादी जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो तकरीबन 3 साल पहले ये डिटेक्ट हुआ था और वो डिटेक्शन होने के बाद उनको हमने टैबलेट हार्मोन थेरेपी, क्योंकि तभी ये बता रही थी कि अब मुझे कहाँ इतनी एज में ऑपरेशन कराना है। एंड अल्टीमेटली फिर 3 साल तक गोली खाने के बाद मैंने उनको बोला कि दादी जी अभी तो सब आपको अभी यंग है, अभी कुछ नहीं है, तो बेटर टू ऑपरेट, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे गांठ वापस एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन पे जाके बढ़ रही थी। तो शी फाइनली अग्रीड। आई थिंक उनके जितना सपोर्ट और कोई नहीं कर रहा था। आई थिंक शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन। डर सबको लगता है, जवाबदारी मेरी थी कि मैं रिलेटिव्स को और पेशेंट को संभालूं। परिवार से भी थोड़ी सी बात करते हैं। राजेश जी, मैंने सुना है कि आप ही सबसे ज्यादा ख्याल रखते हो अपनी मम्मी का। हाँ, मुझे सौभाग्य मिला है कि उनका ध्यान रखने का। अब तो ऑपरेशन हो गया है, तो अब खुश हैं आप? यस, हम लोग बहुत खुश हैं। वो भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं। आप उनकी बहू हैं, तो ये बताइए कि सताती हैं आपको आपकी ये? नहीं, उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। उनका सब इतना रेगुलर है। सुबह 6 बजे से उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के पी के रात को कराती है सेवा? नहीं, जरा भी सेवा नहीं कराती है। सब अपने आप करती है। उनको अच्छा भी नहीं लगता किसी के पास सेवा करने, क्योंकि वो 95 तक अपने हाथ से सब करती थी, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप स्नान करने को जाते हैं, सब अपने आप करती है। हाँ, उनका खाना बनाने का थोड़ा ख्याल करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और उनको सब टाइम टू 11:30 बजे खाना बैठने का, इसलिए 11:30 बजे वो फटाफट आ ही जाती है। मेरे को फटाफट करना पड़ता है कि अभी 11:30 बज गए, अभी आ जाएगी करके। एकदम टाइम, वेरी अप टू डेट और वेरी इंटेलिजेंट। और उनका जो वांचन का शौक है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ गाती हैं दादी माँ भी। कुछ देर पहले आए थे तो ये हमें सुना रही थी। एक बार थोड़ा सा सुनाइए ना सबको, देखिए थोड़ा सा। अभी गाना आपने गाया था थोड़ी देर पहले, एक लाइन थोड़ा सा हो जाए। गुजराती भाषा में गाया था ना आपने। तारा प्रभावे निभावो मने प्रभु, आज लगी प्रेम बेर, निश्चय मने ते सिरा पगले थी, चलवी पहुंचाड़। ईश्वर करे कि दादी माँ आप इसी तरीके से खूब जिएं, क्योंकि आप वाकई में सबके चेहरों पर हंसी लाती हैं। और इस तरह की कई कहानियां मुंबई, महाराष्ट्र, देश भर के कोने कोने में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज वाली फीलिंग आती है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। जल्द आ रहा है व्हाट्सएप का एक और नया फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही सभी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली।
BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो और इसके साथ नई सेवाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ किया। इन नई सेवाओं का मकसद देश की कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। व्हाट्सएप जल्द एक और फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल अब आप कॉन्टैक्ट को सीधे व्हाट्सएप में ही सेव कर सकेंगे। अभी तक पहले कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में सेव करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जल्द ही नया फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया जो एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के निजी विमानों को ट्रैक करते थे। मेटा ने नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की। बताया गया कि अकाउंट जैक स्वीने नाम के अमेरिकी छात्र के थे। स्वीने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा से IT की पढ़ाई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और किम कार्दाशियन समेत कई और हस्तियों के भी प्राइवेट जेट को ट्रैक करते थे। गुरुवार से टीम इंडिया का दूसरा टेस्ट शुरू। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला सुबह 9:30 बजे से पुणे में शुरू होगा। मेहमान टीम पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में रोहित एंड कंपनी की निगाहें यहां वापसी पर हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने BCCI से तूफान डाना की वजह से घरेलू मुकाबले अभी स्थगित करने की अपील की। दरअसल रणजी ट्रॉफी में बंगाल को केरल के खिलाफ शनिवार से कोलकाता में अपना मैच खेलना है, लेकिन अब इस मैच के होने की संभावना काफी कम है। इसके अलावा अंडर 23 टीम का मैच भी आगे बढ़ाने की गुजारिश की गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अगले महीने होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। 3 वनडे और 2 T20 मैचों की सीरीज के लिए मिचेल सैंटनर को कप्तानी सौंपी गई। साथ ही इस टीम में पहली बार बॉलिंग ऑलराउंडर नाथन स्मिथ और विकेटकीपर बल्लेबाज मिचेल हेग को जगह दी गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में 3 स्थान का फायदा हुआ और वो 6ठे स्थान पर पहुंच गए। वहीं यशस्वी जायसवाल 4थे नंबर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच गुरुवार से रावलपिंडी में खेला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। दोनों टीमें 3 मैचों के सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।